आज मैं आप लोगों को जो आपका चैप्टर चल रहा है उसी के कुछ आगे के टॉपिक्स बताऊंगा। इसमें से आपका एक टॉपिक आता है ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग। ठीक है, तीनों टॉपिक्स में ई लगा हुआ है। लर्निंग के साथ ई लगा हुआ है, बैंकिंग के साथ ई लगा हुआ है और शॉपिंग के साथ भी ई लगा हुआ है। इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि ई का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिकली। जो भी काम हमारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है उसको उसके साथ हम, जैसे ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, उसी तरह से ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिकली जो भी अगर जो पढ़ाई लिखाई का जो भी काम होता है वो सारा हमारा ई लर्निंग के अंडर में आता है। ठीक है, आजकल के टाइम पर ये मोड सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, वीडियोस के थ्रू सारी कुछ पढ़ाई लिखाई चल रही है। सारा कुछ जो भी चल रहा है वो सब ई लर्निंग का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले, मतलब आज से जब से ये सिचुएशन नहीं थी उससे पहले इस टॉपिक तभी भी ई लर्निंग होती थी, लेकिन फ़र्क इतना था कि तब वो उतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, क्योंकि हमारी नॉर्मल जो प्रोसेस थी वो भी चलती थी। और जब ये सिचुएशन चेंज हुई तो फिर मतलब दूसरा कोई मोड नहीं रह गया, तो सारा काम हमारा ई लर्निंग के थ्रू चलना शुरू हो गया। ई लर्निंग से मतलब यही है कि जो भी लर्निंग प्रोसेस है, जो भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, जो भी उनकी क्लासेस चल रही हैं, जब वो इंटरनेट की हेल्प से चलने लगती हैं या चलाई जाती हैं तो वो सब हमारा ई लर्निंग का पार्ट आता है। ठीक है, इंडिया में तो अभी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ डेवलप नहीं हुई हैं, लेकिन वर्ल्ड में बहुत जगह पर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ई लर्निंग प्रोसेस के थ्रू रन होती है। मतलब उसमें किसी भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी जाने की और क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्पेसिफिक टाइम पर उनको ऑनलाइन क्लास में का टाइम दे दिया जाता था। उस टाइम पर वो लोग ऑनलाइन ऑनलाइन होकर और वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आज के टाइम पर ये टॉपिक बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि सारा कुछ आजकल ई लर्निंग पे ही चल रहा है। जितने भी हमारी स्कूल चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, सब कुछ ई लर्निंग पे चल रहे हैं। चाहे वो यूट्यूब के थ्रू चलें, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू चलें, चाहे वो किसी भी मोड के थ्रू चलें। देखो, बेसिकली ई लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लास चलाना, या जो भी मतलब जो भी टॉपिक है वो एक्सप्लेन करना, ये मेन कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन उसको अलग अलग जो भी हम लोग और भी जो मोड हैं वो सब कुछ ई लर्निंग में ही आएंगे। अगर यूट्यूब के थ्रू हम किसी तरह की लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो वो भी हमारा ई लर्निंग का पार्ट है। अगर वीडियो सेंड करके भी अगर हम लर्निंग प्रोसेस चल रही है तो वो भी हमारा ई लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं आप लोग जिनके नाम जानते ही होंगे, जैसे है मेरिट नेशन है, बायजूस है। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं हम लोगों के, टॉपर्स है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं। इनमें जो भी क्लासेस चलती हैं वो ऑनलाइन चलती हैं, मतलब वहाँ पर टीचर भी ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा और वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम वो दे देंगे। उस टाइम स्लॉट पे आपको ऑनलाइन होना होगा। इसके लिए सबसे मेन चीज़ ज़रूरी होती है कि लैपटॉप का होना, इंटरनेट कनेक्शन का होना और मोबाइल का होना। ये सारी चीज़ें जब तक अगर आपके पास नहीं होंगी तो उसके थ्रू आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते। यह सारा काम इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है, इसीलिए इसको ई लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर कोई भी फिज़िकल वर्क नहीं होता है जहाँ पर फिज़िकली क्लास चले। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी इंडिया में तो नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये इसके थ्रू वो लोग बहुत सारे कोर्सेज़ कर रहे हैं। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ होते हैं। जो लोग जॉब वॉब कर रहे होते हैं, इससे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनको मान लो कोई कोर्स करना है और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कॉलेज जा सके या वो इंस्टीट्यूट जा सके, तो वो लोग ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाती हैं। ठीक है, उसमें वो शाम के टाइम या रात के टाइम पर ही क्लास चलती है और उसी में वो लोग पढ़ाई कराते हैं और एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, जिस ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का जो आप लोगों ने जो देखे हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के। ऑनलाइन एग्ज़ाम कोई नई चीज़ नहीं, ये भी काफ़ी पुराना है। सबसे पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम जब हुआ था लगभग 2013 में, जो मतलब बैंकिंग का सबसे पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम वही हुआ था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होते हैं, बस उसमें फ़र्क ये होता है कि वो एग्ज़ाम्स हम घर से नहीं दे सकते। उसके लिए वो ऐसे सेंटर बनाते हैं जहाँ पर इंटरनेट और कंप्यूटर सारे अवेलेबल होते हैं और वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, सबसे मेन एडवांटेज ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के यही होते हैं कि उसमें टाइम जो है वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बिग टाइम वहाँ कम लगता है। टाइम जो देते हैं वो देते ही हैं, लेकिन कॉपी चेकिंग वाली प्रोसेस जो होती है वो ईज़ी हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ डेटा ऑनलाइन फीड होता चला जाता है और वो मतलब बाद में उसको ईज़िली चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे मोड हैं जिनके थ्रू ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और ई लर्निंग प्रोसेस कराई जा सकती है।
मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें फ़िज़िकली हम वो चीज़ कोई भी जो भी हम मटेरियल दे रहे हैं फ़िज़िकली, हम चाहे उनको पीडीएफ के थ्रू दे रहे हैं, चाहे वो वीडियोस के थ्रू दे रहे हैं, चाहे हम ऑडियोज़ के थ्रू भी दे रहे हैं, वो सब हमारा ई लर्निंग का पार्ट है। यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस हो रही है। भाई यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन वो सारे कुछ इंटरटेनमेंट के भी वीडियो हैं, कुछ अलग अलग नॉलेज के वीडियो हैं। लेकिन अगर हम अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियोस का यूज़ करते हैं तो वो भी हमारा ई लर्निंग में इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ई बैंकिंग। ठीक है, ये हर सारे जितने भी टॉपिक हैं, इससे ऐसा नहीं है कि आप लोग अवेयर नहीं हैं, सारे आप लोगों के सुने हुए हैं, बस उसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन करना है। ठीक है, ई बैंकिंग से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आज के टाइम पर जो भी एटीएम, जो भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो सब कुछ ई बैंकिंग का पार्ट है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब जब से इंटरनेट नहीं था और बैंकिंग सिस्टम जो था वो हमारा कंप्यूटराइज नहीं होता था, तब जो थी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि सालों पहले, जैसे आज जब ये ब्रांचेस जो थी वो सीवीएस नहीं थी, सीवीएस मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू नहीं जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। होता क्या था कि उसमें होता क्या था कि जैसे उसमें कोई भी ब्रांच है, मान लीजिए किसी भी एरिया में कोई ब्रांच है, आपके घर के आसपास कोई एक बैंक है, तो उसमें आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। पैसे जमा करने हैं तो भी आपको बैंक जाना पड़ेगा, और ऐसा होता था। और पैसे निकालने हैं तो भी वो आपको बैंक जाना पड़ता था। कोई दूसरा मोड नहीं था जिसके थ्रू हम लोग पैसे विड्रॉ कर सकते थे। ये सारी चीज़ें बहुत बाद में आई। एटीएम जो है वो बहुत बाद में डेवलप हुए। बैंकिंग सिस्टम जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो सब बहुत बाद में डेवलप हुआ। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो और बात की बात है। उससे पहले की जो बीच का टाइम था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और हमारी जब कंप्यूटराइज सिस्टम स्टार्ट हुआ बैंक्स में, तो भी उसमें यह था कि कंप्यूटराइज सिस्टम स्टार्ट होने से यह था कि अगर आपके अकाउंट में किसी को पैसे डालने हैं तो वो किसी भी उस बैंक की ब्रांच से पैसे डाल सकता है। लेकिन जब तक वो कंप्यूटराइज नहीं हुए थे तो वैसा पॉसिबल नहीं था। अगर आपको आपके अकाउंट में पैसे डालने हैं तो उसी बैंक में जाकर, जिस बैंक में आपकी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, उसी ब्रांच में जाकर ही पैसे आप उसमें जमा कर सकते हैं, किसी और ब्रांच से नहीं कर सकते। लेकिन जब वो सीबीएस हो गया, कोर बैंकिंग सिस्टम हो गया, सारी ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, उनका अपना खुद का एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, बैंकिंग जो भी बैंक्स होते हैं वो इंटरनेट से तो उनका इंटरनेट वाला जो सिस्टम, इंटरनेट तो मतलब होगा, ऐसा नहीं कि इंटरनेट नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट अगर नहीं भी है तो भी वो कंप्यूटराइज होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका अपना खुद का एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू वो जुड़े होते हैं। वो नेटवर्क उनके जितनी भी ब्रांचेस होंगी ऑल ओवर इंडिया, जितनी भी ब्रांचेस होंगी, सबसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम काफ़ी पहले से चल रहा था, मतलब इंटरनेट भी था उस समय, लेकिन इंटरनेट का यूज़ करके वो नहीं था, वो वैसे ही चलता था। ठीक है, तो वो भी हमारा ई बैंकिंग का ही पार्ट था कि उसमें इलेक्ट्रॉनिकली वो बैंकिंग सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब हम किसी और के अकाउंट में अगर हमें पैसे भेजने हैं तो हम उसी बैंक की किसी भी ब्रांच से हम पैसे अगर हम उसमें जमा करवा देते हैं तो वो उस इंसान के अकाउंट में पहुँच जाता है। लेकिन जब इंटरनेट का यूज़ स्टार्ट हुआ, एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए और सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई, ऐप्स डेवलप हो गए, तो फिर बैंकिंग सिस्टम और भी ज़्यादा बेटर हो गया। ठीक है, और ऑनलाइन नेट बैंकिंग भी बहुत पुरानी है। मतलब ये जो गूगल पे या इसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत बाद में स्टार्ट हुए, लेकिन ऑनलाइन नेट बैंकिंग का जो सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम से चला। 2007-8 से तो मैंने ही यूज़ किया है नेट बैंकिंग को। तो उसमें नेट बैंकिंग के थ्रू भी किसी भी अकाउंट में हम अपने पैसे सबमिट कर सकते थे। ठीक है, तो वो बैंक की एक फैसिलिटी होती है नेट बैंकिंग, जो वो प्रोवाइड कराता है, उसके थ्रू आप किसी के अकाउंट में पैसे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये भी पुराना है, ये भी समझ लो 13, 14, 15 साल पुराना है, कोई नया सिस्टम नहीं है। ठीक है, लेकिन दिनों दिन ये और बेटर होता चला गया। आज के टाइम पर अगर हमें कोई भी सामान परचेज़ करना है तो उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम अपने एटीएम का यूज़ करके, अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करके डायरेक्टली हम अपने पैसे पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह के ये अलग अलग तरह के मोड बने होते हैं जिससे हम उनको पैसे को हम नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, हम डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, जिस भी सिस्टम से हम करना चाहें कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा नेट बैंकिंग के अंडर में आता है। हर बैंक्स की अपने अपने ऐप्स होते हैं, उन ऐप्स के थ्रू भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और जो हमारे अदर पेमेंट ऐप्स हैं, जैसे अमेज़ॉन पे है, गूगल पे है, भीम जो यूपीआईज़ हैं, तो इनके थ्रू भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये सारा जितनी भी कहानी है, जितनी भी ये जो भी पैसे रुपए का लेन देन जो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, ये सब कुछ हमारा बैंकिंग सिस्टम के
अंडर में आता है। हम कोई भी चीज़ कहीं से भी बैठे बैठे परचेज कर सकते हैं और उसका पैसा भी डायरेक्टली दे सकते हैं। कोई ये सब भी यूज़ होते हुए सालों हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलैरिटी इन चीज़ों ने बाद में गेन की है, लेकिन चाहे ये मतलब सॉरी ई बैंकिंग वाला पार्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। वही 15-20 साल पुराना तो वो भी हो चुका है। इंटरनेट से ज़्यादा पुराना नहीं है। इंटरनेट को यूज़ होते हुए मान लो 30 साल हो गए हैं, लेकिन इन सिस्टम्स को यूज़ होते हुए 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। हाँ, इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा हुई है। 2011-12 के से लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग और सब शुरू की, जहाँ से वो ई बैंकिंग वाला पार्ट भी एक उसके साथ साथ चलता आ रहा है कि लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, हम अगर नेट के थ्रू इंटरनेट का यूज़ करके पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो सेफ़ होता है। क्योंकि पहले लोग डरते थे कि ऐसा ना हो कि हम इंटरनेट के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करें, वो पैसा वहाँ ना पहुँचे या ऐसी चीज़ें हो जाएँ, तो लोगों के मन में डर रहा करता था। लेकिन जब धीरे धीरे लोग यूज़ करने लगे, यूज़ टू हो गए, तो चीज़ें बहुत बेटर होती हैं। लेकिन इसके अपने बहुत सारे नुकसान भी हैं। बहुत बार ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। ये सारे सिस्टम जितने देखने में ईजी भी हैं, उतने ही ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऑनलाइन फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि आपने सारी सुविधाएं अपने एटीएम पे ले रखी हैं, अपने डेबिट कार्ड पे ले रखी हैं, तो बहुत बार बहुत तरह के ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं कि आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र हुए ही नहीं, अपने आप से कट गए। इस तरह की चीज़ें हुई हैं। एक मतलब सर्वे के हिसाब से 200 करोड़ रुपए है ऑल ओवर इंडिया। 200 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए ऐसे हैं जो कि इस ऑनलाइन फ्रॉड में इधर उधर हो गए हैं। मतलब किसी एक इंसान के नहीं है, किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 1 लाख, किसी का 10 लाख, इस तरह से करते करते एक लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम है वो इस ऑनलाइन फ्रॉड के थ्रू जा चुकी है, जिसको अब वापस आ पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन अभी हमारी पुलिस भी उस तरह की नहीं है और अभी सिस्टम भी उस तरह के नहीं बने हैं कि वो पैसा वापस आ पाए। बहुत बार तो ये सारी चीज़ें बाहर दूसरी कंट्रीज़ से होती हैं कि वो दूसरी कंट्रीज़ से, तो वहाँ से तो इम्पॉसिबल है कि हम वहाँ से जाकर उनको पकड़ के उनसे पैसे निकलवा पाएँ। तो ऐसे हैं, वैसी चीज़ें हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इन चीज़ों का यूज़ ना करें। सेफ़ली यूज़ करना होता है, थोड़ा सा ध्यान देके कि जो भी अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं हम उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ना रखें। बहुत लोग अपने जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े अमाउंट होते हैं, मान लो 30-40 लाख रुपए उनके अकाउंट में पड़े हुए, वो लोग ऑनलाइन यूज़ करने लगते हैं। तो इस तरह के ना करें, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट रखें और उसकी मॉनिटरिंग करते रहें कि उसमें पैसे ऐसे कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, क्या जो भी चीज़ें हैं, तो उससे मतलब काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ई शॉपिंग। ठीक है। कोई ई शॉपिंग भी कोई अनजान नहीं है, आप लोग सब लोग यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। भाई शॉपिंग का मतलब होता है खरीद फरोख्त, कोई भी सामान खरीदना या बेचना जो होता है वो हमारा ई शॉपिंग के अंडर में आता है। कोई भी सामान खरीदना भी और बेचना भी, दोनों मोड चीज़ें हैं। तो नॉर्मली अगर हमें कोई सामान खरीदना होगा तो हम दुकान पे जाएंगे और उस जो भी सामान हमने उस शॉपकीपर से बोलेंगे और वो सामान वो हमें दे देगा। लेकिन जब काम हम ये ऑनलाइन करते हैं तो वही हमारा ई शॉपिंग में आ जाता है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे ऐप हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी चीज़, ये ऐप्स भी बहुत पुराने हैं, ऐसा नहीं कि बहुत नए हैं। चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो स्नैपडील हो, इनको भी यूज़ होते हुए बहुत साल बीत गए हैं। बहुत सालों से ये यूज़ हो रहे हैं। लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। पिछले 10-12 सालों से जब लोगों को लगा कि हाँ, इनको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, तब लोगों ने इसे ज़्यादा यूज़ करना शुरू हुआ। पहले नहीं यूज़ होते थे। पहले लोग इंटरनेट एक्सेस भी हर किसी के पास नहीं होती थी, हर किसी के पास इंटरनेट होता भी नहीं था और लोग डरते थे इन चीज़ों को ऑनलाइन कुछ भी खरीदने से डरते थे। फिर सबसे मेन चीज़ कि उन्होंने जो भी ये कंपनीज़ हैं, इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि पहले आप सामान अपने घर मंगवा लीजिए, उसके बाद आप उसका कैश दीजिए। तो उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ। मतलब स्टार्टिंग में जब बहुत साल पहले ये यूज़ होते थे, मतलब आज से 15-16 साल पहले एक मेरे फ्रेंड ने टी शर्ट मंगवाई थी, तब वो डेबिट कार्ड के थ्रू ही होता था। क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होता था और डेबिट कार्ड भी शायद यूज़ होता था, लेकिन ये कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम नहीं था। ठीक है। जब कैश ऑन डिलीवरी हो गया तो हर आदमी मंगवाने लगा, हर कोई उसे यूज़ करने लगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास नेट बैंकिंग हो, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास डेबिट कार्ड हर किसी को यूज़ करना आता हो ऑनलाइन। तो लोग मतलब मेन बात थी कि वो लोग इन चीज़ों को यूज़ करने से डरते थे, तो इसे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे। फिर तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि भाई बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे छोटे शहर हैं, बहुत ऐसे छोटे छोटे टाउन्स होते हैं जहाँ पर हर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसी बुक्स होती हैं जो मार्केट से गायब हो जाती हैं, लेकिन वो ऑनलाइन
बहुत बार मिल जाती हैं और बहुत कम दाम पे भी मिल जाती हैं, क्योंकि अगर वो शॉपकीपर उस बुक में 10% ऑफ दे रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि 20-30% पे भी वो बुक आपको किसी अमेज़ॉन पे या किसी और इस तरह के वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये जितनी भी वेबसाइट्स का नाम आप जानते हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो स्नैपडील हो, कोई भी हो, जितने भी हैं, XYZ, जबोंग है और बहुत सारी हैं। तो ये सब हमारा ई शॉपिंग में आता है। और साथ ही साथ जैसे ऐसी भी वेबसाइट है जहाँ पर हम सामान बेच सकते हैं। ऐसी भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर सामान खरीदने के साथ साथ हम लोग सामान बेच भी सकते हैं, तो वो सब भी हमारा इसी में आता है। ठीक है, बहुत कार खरीदने के लिए अलग वेबसाइट बनी हुई है, प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करने के लिए अलग वेबसाइट बनी हुई है, तो वो भी शॉपिंग की ही कहीं ना कहीं कैटेगरी में है। आगे चल के हो सकता है उनको अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाए, लेकिन अभी भी वो ई शॉपिंग में आती है। तो इस तरह से बहुत ऐसी वेबसाइट हैं, और हम डेली यूज़ में भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि अवेयर नहीं है, आप लोगों ने बहुत सारी यूज़ की होंगी। मिंत्रा है, फर्स्ट क्राई है, रेड बस है, ठीक है, स्नैपडील है, और ये सब भी हमारा इसी में आएगा, ई शॉपिंग में की कैटेगरी में ही आएगा। जो हमारा ये सारी आती हैं ये भी ई शॉपिंग की कैटेगरी में आएगा। हालांकि थोड़ा सा इसको दूसरी उसमें भी रख सकते हैं, इसके बाद जो टॉपिक बताएंगे उसमें भी ये एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और भी बहुत फर्स्ट ट्राई है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे, ईबे है, ईबे बहुत पुरानी वेबसाइट है। तो इस तरह की जितनी भी वेबसाइट हैं जो हमें ऑनलाइन परचेज़ करने की, सेल करने की सुविधा देती है, वो सब कुछ हमारी ई शॉपिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, हम बेच भी सकते हैं, बहुत ऐसी वेबसाइट है जिनके थ्रू हम सामान बेच भी सकते हैं, और भी बहुत सारी नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत सारी हैं। उस पर मतलब ये कंपनी के थ्रू नहीं होता है, उसमें ओनर और बायर सेलर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करके और उस सामान को बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ई शॉपिंग हमारी लाइफ का एक नेसेसरी पार्ट है आज के टाइम पे। और ये जो कंपनीज़ भी होती हैं तो ये भी हमें इस तरह की सुविधा प्रोवाइड कराती हैं कि हमारे साथ इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो जिससे कि हमें नुकसान हो जाए। वो भी हमें पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, कोई भी हो वो सिक्योर्ड लिख कर आता है कि मतलब आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। क्योंकि बहुत बार लोगों के मन में होता है कि ऐसा ना हो कि हम लोग सामान खरीद लें और वो हमारा पैसा गलत जगह पर चला जाए। और रिटर्न की पॉलिसी और दुनिया भर की बहुत सारे ऑफ़र और सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि हम आप लोग मतलब जो भी लोग यूज़ करना चाहते हैं उसे यूज़ करें, और मतलब उसका से जो भी उससे कंपनी को भी फ़ायदे हैं, मतलब उस वेबसाइट को जो चला रहे हैं उनको भी फ़ायदे हैं कि उनका इतना सारा सामान बिक जाता है। बहुत सारे छोटे सेलर्स हैं, बहुत सारे छोटे दुकानदार भी जो हाथ से सामान बनाते हैं, वो लोग भी अपना इनसे कनेक्ट हो गए हैं, जिससे कि वो लोग अपना सामान बेच सकें। क्योंकि उस पर ब्रांडेड चीज़ें तो दिखती ही हैं, वैसे ही बहुत सारी नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी उस पर मिल जाती हैं जिसको हम लोग खरीद सकते हैं। तो और बहुत कम कम दामों पर भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो मतलब चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, दोनों के लिए ही ये ऑनलाइन शॉपिंग जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है।